Pranam everyone. I'm Pinky Sivaj. Today I'm here to explain chapter number 5, 9th standard CBSE. The chapter is from civics. Name of the chapter is Working of the Institution. डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स. डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ पर रूलर्स को चुना जाता है, लोग अपने रूलर्स को चुनते हैं. डेमोक्रेसी में they have to follow some rules and procedure. They have to work within the institution. जो भी सरकार हम लोग चुनते हैं उसको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर रहकर काम करना होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं. ये चैप्टर में हम यही जो इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी के उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द मैनर इन विच मेजर डिसीजन. हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो सरकार होती है या जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कैसे बड़े फैसले लेते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. हम ये भी देखते हैं कि लुक एट हाउ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग दिस. ये जो फैसले लेती है सरकार, फिर उनके ऊपर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है. इस प्रोसेस में हम ये जानेंगे हमारे जो 3 मेजर इंस्टीट्यूशन हैं, जो कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी. ये 3 चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा देश चलता है. इन तीनों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये तीनों इंस्टीट्यूशन अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में रहकर काम करते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हाउ इज़ ए मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. किस तरीके से कोई भी एक बड़ा फैसला लिया जाता है. एक गवर्नमेंट ऑर्डर. यहाँ पर कोई छोटी सी स्टोरी बताई गई है कि किस तरीके से कोई सरकार कोई भी बड़ा फैसला लेती है, उसका क्या नतीजा निकलता है. फिर यदि लोग डिस्प्यूट करते हैं तो उस फैसले को किस तरीके से उसके अंदर सुधार किए जाते हैं या फिर किस तरीके से उन फैसलों को लागू किया जाता है. एक गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन अगस्त 13 अगस्त को 1990 को जो गवर्नमेंट थी, भारत की सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया. इट वाज कॉल्ड, ये जो ऑर्डर इशू करती है सरकार उसको कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम. लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जिस तरीके के दूसरे गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं वैसे ही इट हैड ए नंबर. हर एक सरकार जो भी फैसला एक लेती है उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है और यहाँ पर उसका नंबर भी दिया गया है OM नंबर 36012/31/90 और ब्रैकेट में दिया गया है EST एंड SCT. तो और डेट भी दी गई है 13/8/1990. तो ये पूरा ऑफिस का एक मेमोरेंडम है. यहाँ पर वो पूरा ऑफिस का मेमोरेंडम यहाँ पर दिया भी गया है कि किसने इसको जारी किया है, सब्जेक्ट क्या है इसका और किन लोग क्या क्या इसके अंदर इन्होंने प्रोसीजर रखा है. एक छोटा सा उसकी डिटेलिंग यहाँ पर दी गई है, आप पढ़ सकते हो बॉक्स में. द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल. यहाँ पर ये एक मिनिस्ट्री का नाम है, एक डिपार्टमेंट का नाम है कि ये जो मिनिस्ट्री है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री होती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, वैसे ही जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ये एक मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में एक डिपार्टमेंट है पर्सनल एंड ट्रेनिंग. तो इस डिपार्टमेंट के अंदर वहाँ का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी था उसने इसको साइन किया था. इट वाज क्वाइट शॉर्ट, बिल्कुल छोटा सा ही, एक पेज का ही मुश्किल से होगा ये मेमोरेंडम. इट लुक लाइक, ये एक ऑर्डिनरी सर्कुलर के जैसा लगता है, जैसे हम लोग स्कूल में देखते हैं कोई भी एक सर्कुलर जारी होता है फिर सब उस पर साइन करते हैं, बच्चों को पढ़ के सुनाया जाता है. द गवर्नमेंट इशूज़ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर एवरी डे. सरकार इस तरीके के बहुत सारे ऑर्डर जारी करती है, अलग अलग मैटर्स के ऊपर करते हैं. बट दिस वाज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम ए सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स. लेकिन ये जो ऑफिस का एक मेमोरेंडम था, ये जो ऑर्डर जारी किया गया था, ये कंट्रोवर्सी का सोर्स बन गया. मतलब इसके ऊपर बहुत दिनों तक विवाद चलता रहा. क्यों? लेट अस सी. अब हम ये देखेंगे कि ये जो डिसीजन था सरकार ने किस तरीके से लिया और बाद में इसके क्या नतीजे निकले. द ऑर्डर अनाउंस. अब ये ऑर्डर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतना काफ़ी लंबे समय तक जो कंट्रोवर्सी थी वो चल रही थी. द ऑर्डर अनाउंस ए मेजर पॉलिसी डिसीजन. ये जो ऑर्डर है एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन बताता है. ये कहता है कि 27% जो वैकेंसीज़ हैं सिविल पोस्ट और सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट के अंडर में उनको रिजर्व किया जाएगा सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिसको हम कहते हैं SEBC. SEBC एक दूसरा नाम है उन लोगों के लिए जो बिलोंग करते हैं उन जातियों से दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड. जिन जातियों को हम बैकवर्ड घोषित करते हैं, सरकार के द्वारा बैकवर्ड माना गया है, उन जाति के लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा 27% का. जितनी भी सरकार सरकारी नौकरियां निकालेगी उनमें ये जो जॉब बेनिफिट था रिजर्वेशन का, तब तक सिर्फ उन लोगों किन को मिलता था उस समय तक. बाय द बेनिफिट ऑफ द जॉब रिजर्वेशन वाज स्टिल अवेलेबल ओनली फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. 2 ही जो जातियां थी उनको अभी तक रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता था, SC शेड्यूल कास्ट और ST सोशल
शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को ही मिलता था। अब सरकार ने एक नई कैटेगरी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की थी, SEBC। ठीक है, SEBC का मतलब क्या है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सामाजिक और एजुकेशनली तौर पर जो भी बैकवर्ड क्लासेस होती है, जो भी पिछड़ी हुई जातियाँ होती हैं, उनके लिए ओनली पर्सन, जो व्यक्ति इस बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करेगा वही इस कोटा के लिए एलिजिबल होगा। अदर कुड नॉट कम्पीट फॉर दीज जॉब्स। दूसरे जो लोग होंगे वो इसके लिए कम्पीट नहीं कर सकेंगे। नाउ डिसीजन मेकर, किसने ये फैसला लिया है? Who decided to issue this memorandum? Clearly such a big decision could not be taken by the person who signed that document. सिंपल सी बात है, अभी इतना बड़ा फैसला कोई व्यक्ति जिसने इसको साइन किया, हमने पढ़ा था ना कि जो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो भी सेक्रेटरी था उसने इसको साइन किया था, तो इतने बड़े फैसले को वो अकेला इसको साइन करने वाला व्यक्ति नहीं ले सकता। द ऑफिसर जो था वो सिर्फ अपने जो इम्प्लीमेंट कर रहा था, जो भी इंस्ट्रक्शन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन से उसको जो भी ऑर्डर मिला है उसको वो फॉलो कर रहा था। ठीक है, और वो उस डिपार्टमेंट का एक पार्ट था। वी कैन गैस, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, सच ए मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शनरीज इन द कंट्री। हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा जो फैसला लिया गया है इसका दूसरी जो चीज़ें हैं उनमें भी बहुत बड़ा रोल होगा। हमने पहले से पढ़ चुके हैं। लेट अस गो सम ऑफ द मेन पॉइंट्स दैट यू कवर्ड। अभी तो हमने क्या पढ़ा है? प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। प्रेसिडेंट जो होता है वो सबसे बड़ा, अभी तक प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और सबसे बड़ी फॉर्मल अथॉरिटी होती है देश की। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है और एक्चुअली सभी पावर्स को वही एक्सरसाइज वही यूज़ करता है। ही टेक्स जितने बड़े मेजर डिसीजन है वही कैबिनेट मीटिंग लेकर वही सारे मेजर डिसीजन को लेता है। पार्लियामेंट जो है उसके अंदर 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट, और प्राइम मिनिस्टर को हमेशा लोकसभा में मेजोरिटी और उसका सपोर्ट उसको एमपीज का होना चाहिए। सो वेयर वर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व इन द डिसीजन। तो हमें कैसे पता चलेगा ये सारे लोगों ने जो ये फैसला लिया गया है, क्या ये सारे लोग वाकई में इस डिसीजन में अभी भी इन्वॉल्व थे? इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। दिस ऑफिस मेमोरेंडम, ये जो ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर लिया गया है, इट वॉज ए क्यूमुलेशन ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। ये लंबे समय से हो रहा जो चीज़ें थी, जो इवेंट्स थे, लंबे समय से जो चलते आ रहे थे इवेंट्स, उनका एक सम टोटल जैसे कह सकते हैं। भारत की जो सरकार है हैड अपॉइंटेड, उन्होंने, भारत की सरकार ने 1979 में एक बैकवर्ड क्लास सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट किया था। एक कमीशन बनाया था 1979 में, और इसका हेड जो था वो था बीपी मंडल, इसीलिए इसको हमेशा मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसको एक काम सौंपा गया था कि वो ये जो मंडल कमीशन है वो एक क्राइटेरिया सुनिश्चित करे कि टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया, कि वो आइडेंटिफाई करे सामाजिक रूप से और एजुकेशनल रूप से जो भी बैकवर्ड क्लासेस है भारत में, और रिकमेंड करे कि ऐसे बैकवर्ड क्लासेस के लिए उनके अपलिफ्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो मंडल कमीशन जो था उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1 साल के बाद 1980 में। इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन की, मतलब बहुत सारी सिफारिशें रिकमेंडेशन की कि हमको ये करना चाहिए। उनमें से एक सिफारिश क्या थी कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब है इन सभी सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% जो है जॉब्स में रिजर्वेशन रखना चाहिए। रिपोर्ट जो है एंड रिकमेंडेशंस वर डिस्कस, फिर पार्लियामेंट में इन रिकमेंडेशंस के ऊपर, इसकी रिपोर्ट के ऊपर काफ़ी बातें हुई और डिस्कशन हुआ। कई सालों तक मैनी पार्लियामेंट्रीज एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग। बहुत लंबे समय तक बहुत सारे जो पार्लियामेंट्री लोग हैं, पार्लियामेंट के लोग और जो पार्टीज़ हैं अलग अलग, उन्होंने इस बात की डिमांड की कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनको लागू करना चाहिए। बाद में लोकसभा के चुनाव आए 1989 में। In its election manifesto, Janata Dal promised that voted to power, if they voted to power, it would implement the Mandal Commission report. तो जनता दल जो था उसने लोगों से वादा किया कि यदि उनकी सरकार आती है, यदि उन लोगों को इतने वोट मिलते हैं और उनको पावर मिलती है, तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट। उसके बाद जनता दल जो था उनकी सरकार आ गई। इसके जो लीडर थे वो थे वीपी सिंह, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया।
सेवरल डेवलपमेंट्स, उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई और वो क्या क्या थी देखो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू पार्लियामेंट, जब ये जो प्रेसिडेंट थे भारत के, उन्होंने जो संबोधित कर रहे थे पार्लियामेंट को, उन्होंने अनाउंस किया कि उनके मन में इच्छा है कि सरकार जो है उनकी इच्छा है कि वो मेंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। 6 अगस्त 1919 को यूनियन कैबिनेट जो थे उन्होंने एक फॉर्मल डिसीजन लिया कि वो इन जो रिकमेंडेशन है मंडल कमीशन की उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगले ही दिन जो प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन। तो वीपी सिंह ने पार्लियामेंट को बताया, इन्फॉर्म किया कि उन्होंने फैसला लिया है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू ए स्टेट इन बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। एक स्टेटमेंट के थ्रू उन्होंने दोनों हाउस हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, दोनों को इन्फॉर्म किया। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट। उसके बाद जब फैसला हो गया, उसके बाद ये जो कैबिनेट का फैसला था इसको भेजा गया पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। जो सीनियर ऑफिसर जो था डिपार्टमेंट का, उन्होंने ऑर्डर को ड्राफ्ट किया, मीन्स हमको उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो सब उसने तैयार किया। द सीनियर ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया सीनियर ऑफिसर ने, एंड विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल, और उन्होंने मिनिस्टर्स का अप्रूवल लिया। एन ऑफिसर साइंड द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और एक जो ऑफिसर था जिसने इस ऑर्डर को यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे साइन किया, यही वो ऑर्डर था जिसके बारे में हम तब से शुरुआत में हमने डिस्कशन किया था। ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 3612/31/90, और इसका जन्म का दिन दिया गया है जिस दिन इसको बनाया गया था 13 अगस्त 1990। फिर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले आने वाले कुछ महीनों तक, दिस वॉज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री। देश के अंदर बहुत लंबे समय तक इस इशू के ऊपर डिबेट चल रही थी। न्यूज़पेपर मैगजीन जो थे, दे वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ एंड द ओपिनियंस ऑन दिस इशू। सबके अलग अलग इशूज़ थे, सबके अलग अलग ओपिनियन थे इस इशू को लेकर। इट लेड टू ए वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, लोगों के अंदर बड़ा आक्रोश था, काउंटर प्रोटेस्ट हो रहे थे। कुछ लोग चाहते थे इसके फेवर में, कुछ लोग इसके अपोज में थे। एंड पीपल विच वर वायलेंट, जो भी लोग, फिर उसके बाद जो थे लोगों के बीच में झगड़े चलने लगे, वायलेंस क्रिएट होने लगी। बिकॉज दिस डिसीजन, क्योंकि ये जो डिसीजन था ये अफेक्ट कर रहा था थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हज़ारों की जनसंख्या में जो लोग थे जो जिनको जॉब चाहिए थी, तो उनके अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर इफेक्ट डालने वाला था। कुछ लोगों को ऐसा लगता था, some felt that existence of inequalities among people in different castes in India necessified job reservation। कुछ लोग ऐसा मान रहे थे कि क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ हैं लोगों के अंदर कास्ट के हिसाब से, तो लोअर कास्ट वालों को ऊपर आने नहीं दिया जाता, तो इसके लिए जॉब रिजर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दे फेल्ट, उनको ऐसा लगता था ये जो रिजर्वेशन है ये ऐसी कम्युनिटीज़ को ऊपर आने का मौका देगी जिनके साथ अभी भी एडिकेट प्रॉपर बिहेवियर नहीं किया जाता था, तो और रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। और तो भारत की जो सरकार है, भारत की सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट के मामले में ऐसे लोगों को ऐसी रिजर्वेशन देकर उनके साथ अच्छा करेगी। लेकिन जो लोग इसको अपोज कर रहे थे, अदर फेल्ट दैट, दूसरों ऐसा लग रहा था दूसरों को कि ये अनफेयर है, कि इससे क्या होगा, इससे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज़, ऐसे लोग जो बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, दे वुड बी डिनाइड, ऐसे लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। इवन दो दे कुड बी मोर, चाहे जो लोग ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे तो भी उनको जॉब में आगे आने का मौका नहीं मिलेगा। सम फेल्ट दैट, कुछ लोगों को ऐसा लगता था, दिस वुड परपेचुएट कास्ट फीलिंग अमंग पीपल, इससे क्या होगा, लोगों के अंदर जो कास्ट की फीलिंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगी और देश की जो नेशनल यूनिटी है वो हैम्पर होगी, उसमें रुकावट आएगी। इस चैप्टर में हम इस डिसीजन के बारे में ये नहीं बोलेंगे कि ये अच्छा था कि बुरा था, हम सिर्फ इस बात, ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि किस तरीके से मेजर पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं, उनको देश के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। अब ये जो इशू था इसको रिसॉल्व किसने किया, किसने इसको सुलझाया। You know that सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट, जो भी सरकार के फैसले आते हैं तो उसका फैसला, और उनमें जो डिस्प्यूट होते हैं, लोग जो उनके खिलाफ चले जाते हैं, तो उनका फैसला कौन करेगा, जो भी डिस्प्यूट होते हैं, हाई कोर्ट करेगा या सुप्रीम कोर्ट करेगा। सम पर्सन्स एंड
कुछ लोगों ने और कुछ एसोसिएशन जो थे अपोज टू दिस ऑर्डर, जो इसको जो इस ऑर्डर को अपोज कर रहे थे, उन्होंने एक फाइल अपोज टू दिस ऑर्डर फाइल्ड ए नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट। उन्होंने बड़ी मात्रा में कोर्ट के अंदर फाइल कर दिए, इसके खिलाफ केस फाइल कर दिए। दे अपील, उन्होंने कोर्ट में अपील किया टू डिक्लेयर कि वो इस ऑर्डर को इनवैलिड घोषित करें और इसके इम्प्लीमेंटेशन को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने इन सारे जो जितने भी केस थे उनको बंच किया, एक साथ में ला दिया, क्योंकि सेम चीज़ थी, सभी सेम डिमांड कर रहे थे जितने भी केस थे। दिस केस वॉज नॉन एज, इस केस को एक नाम दिया गया, इंदिरा सवैन्य एंड अदर वर्सेस यूनियन इन ऑफ इंडिया केस, इसको ये नाम दिया गया। 11 जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुने दोनों साइड के, जो इसके फेवर में थे, जो इसके अगेंस्ट में थे। बाय द मेजोरिटी के साथ फिर सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे 1992 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो ऑर्डर है गवर्नमेंट का, ये वैलिड है, इसको लगाना चाहिए, वैध है, ये कानूनी रूप से सही है। एट द सेम टाइम, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये भी बोला कि टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर, कि वो इसके जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करे, मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करे। तो इट्स सेड दैट वेल टू डू, उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी वेल टू डू पर्सन है, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस से आते हों, शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गेटिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। मीन्स जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनमें भी बहुत सारे अच्छे वेल टू डू लोग होते हैं, जिनके पास पैसा भी होता है, नौकरी भी होती है, तो उन लोगों को ये जो रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन से बाहर रखना चाहिए। उनको क्या ज़रूरत है ये बेनिफिट लेने की रिजर्वेशन का। अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम, और इसके अकॉर्डिंग जो ये सरकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ये फैसला सुनाया, उसके अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग था, उन्होंने इशू किया एक दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम, इसको बनाया गया 8 सितंबर 1993 को। द डिस्प्यूट दस केम टू एन एंड, और यहाँ पर ये जो डिस्प्यूट था वो ख़त्म हुआ, और एक नई पॉलिसी जो थी तब से आज तक हम उसको फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। दैट्स इट इन दिस वीडियो।